हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर शील्डिंग एंड न्यूक्लियर डीशील्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम एक CH प्रोटॉन की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो CH प्रोटॉन है ये क्या हो रहा है, इसके तरफ चारों तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सर्कुलर मोशन में इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं या गति कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है इनके सर्कुलर मोशन में घूमने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर से लगाए गए मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ये को अपोज करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्रोटॉन का उस स्थिति में उसको शील्ड कर रहे हैं या उसका परिरक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पे शील्डिंग की स्थिति में क्या होता है, जो बाहर से यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, शील्डिंग की स्थिति में बाहर से जो लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड है और जो प्रोटॉन पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उन दोनों की दिशा ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है इस डायग्राम में कि उन दोनों की दिशा एक तरह से इसका डायरेक्शन बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह से है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का फील्ड। तो शील्डिंग की स्थिति में क्या हो रहा है, बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विपरीत दिशा में है, तो उस स्थिति को हम बोल रहे हैं शील्डिंग। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है या एक न्यूक्लियस है जिस पर हम 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो न्यूक्लियस है उसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है वो 10 गॉस का उत्पन्न हो रहा है और वो क्या कर रहा है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उस प्रोटॉन को शील्ड कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, हम जैसे 100 गॉस का लगाना चाह रहे हैं लेकिन जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 गॉस का उत्पन्न हो रहा है इस प्रोटॉन की चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके थ्रू, तो 90 गॉस का ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग पा रहा है। जहाँ पे हम 100 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे 90 गॉस का ही मैग्नेटिक फील्ड लग पा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की तरफ प्राप्त होगा। तो उस स्थिति को यहाँ पे कहते हैं अप फील्ड या हाई फील्ड। तो शील्डिंग की स्थिति में जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, अप फील्ड की तरफ या हाई फील्ड की तरफ। शील्डिंग की स्थिति होती है जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उस स्थिति को हम शील्डिंग कहते हैं और उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो अप फील्ड की तरफ मतलब उच्च चुंबकीय क्षेत्र की तरफ खिसक जाता है। इस प्रकार जब प्रोटॉनों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण हो जाता है तो वे उच्च क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते, उस क्षेत्र में अवशोषण नहीं करते जिस पर वे परिरक्षण की अनुपस्थिति में करते हैं, वरन उससे थोड़ा उच्च क्षेत्र की तरफ मतलब हाई फील्ड की तरफ एब्जॉर्प्शन करते हैं। किसी प्रोटॉनों का बंदी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जितना अधिक परिरक्षण होगा मतलब जितनी अधिक शील्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोटॉन की या न्यूक्लियस की, तो उस स्थिति में जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वो उतना ही अधिक अप फील्ड या हाई फील्ड की तरफ प्राप्त होता है।
और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की अनुपस्थिति में, यहाँ पे डायग्राम से शो कर हो रखा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में जो सिग्नल प्राप्त होगा वो हमें डाउन फील्ड की तरफ या लो फील्ड की तरफ प्राप्त होगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने से प्रोटॉन का कितना अधिक परिरक्षण होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। यदि एक CH प्रोटॉन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला या प्लस I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो तो उसका परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे कि ये जो स्पेक्ट्रम का एक डायग्राम है, इसमें शो कर रखा है कि एक तरफ तो CH प्रोटॉन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। मैथिल समूह का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस I इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला इसका इफेक्ट होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, इस प्रोटॉन का परिरक्षण ज़्यादा होगा, और परिरक्षण ज़्यादा होगा तो जो हमें ये सिग्नल, ये जो पीक के रूप में यहाँ पे सिग्नल प्राप्त हो रहा है NMR स्पेक्ट्रम, ये क्या होगा, इस हाई फील्ड की तरफ प्राप्त होगा। लेकिन यदि इसको बोल रहे हैं परिरक्षण, लेकिन यदि इस CH प्रोटॉन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला या -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे कि Cl समूह जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में Cl का नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है अपनी तरफ। तो ये जो CH प्रोटॉन है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, और उस स्थिति में क्या होगा, ये जो CH प्रोटॉन है वो डी शील्ड हो जाएगा। वो क्या हो रहा है, इससे डी शील्ड हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में हमें जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ रहा है वो कम लगाना पड़ेगा, और उस स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो किस क्षेत्र में प्राप्त होगा, लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो सीधी सी स्थिति है। शील्डिंग की स्थिति में क्या हो रहा है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से लगाए गए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें और ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ रहा है, और तो स्पेक्ट्रम हमें अप फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। और ये ऐसी स्थिति है शील्डिंग वाली, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, तो उस स्थिति को बोल रहे हैं शील्डिंग वाली स्थिति। जबकि जो डी शील्डिंग वाली स्थिति होती है, उसमें जो बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह से सपोर्ट करता है। तो उस स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रम, जो प्रोटॉन या जो मॉलिक्यूल होता है, उसको बाहर से कम मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ता है, और उस स्थिति में जो हमें स्पेक्ट्रम होता है वो लो फील्ड की तरफ ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं डाउन डी शील्डिंग की स्थिति को, कि जब लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही दिशा में हो, तो उस स्थिति को कहेंगे डी शील्डिंग स्थिति या वी परिरक्षण। अब यहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड प्रोटॉन का वी परिरक्षण दिखा रखा है। यहाँ पे एक एल्डिहाइड प्रोटॉन दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से रोटेट करते हुए इस तरह से रोटेशन के थ्रू शो किया जा रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगा रहे हैं उनके द्वारा उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन और लगाया गया जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन दोनों ही एक दूसरे के समान दिशा में है। और डायरेक्शन जब समान दिशा में होता है तो वो स्थिति कौन सी होती है, वी परिरक्षण या डी शील्डिंग की होती है। और डी शील्डिंग की स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो किस तरफ प्राप्त होता है, वो स्पेक्ट्रम हमें डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होता है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये दूसरा एग्जाम्पल किसका है,
ये दूसरा एग्जाम्पल एसिटिलीन का है। एसिटिलीन में क्या हो रखा है, एसिटिलीन की जो स्ट्रक्चर होती है ये लीनियर होती है। इसमें सभी को पता है कि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पे जो कार्बन से जो प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं ये एक लीनियर पोजीशन में ही है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा यहाँ पे देखिए डायग्राम से शो हो रही है कि उसकी दिशा इस साइड में है और जो लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा इस साइड में है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में इस फील्ड की पोजीशन है, डायरेक्शन है। तो इस स्थिति को कह रहे हैं परिरक्षण। तो परिरक्षण की स्थिति में हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, वो हमें अप फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार बेंजीन में भी हम देख सकते हैं, बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉनों की वलय के इलेक्ट्रॉनों की चक्कर लगाने से वलय द्वारा रिंग करंट इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि प्रेरित बल रेखाएं बेंजीन के प्रोटॉनों का विपरिरक्षण कर देती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है उसकी तरह ही जो यहाँ पे वलय में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा जो करंट उत्पन्न हो रहा है और उनके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा में यहाँ पे जो बेंजीन के प्रोटॉन हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, विपरिरक्षित हो रहे हैं, उनकी डी शील्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे डी शील्डिंग की स्थिति में बेंजीन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी हमें क्या प्राप्त होगा, डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर शील्डिंग में जहाँ पे स्पेक्ट्रम हमें अप फील्ड की तरफ प्राप्त होता है, हाई फील्ड की तरफ प्राप्त होता है, वहीं डी शील्डिंग में हमें स्पेक्ट्रम डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों की चक्कर लगाने से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण के सापेक्ष प्रोटॉनों की स्थिति से इस बात का निर्धारण होता है कि प्रोटॉनों का रक्षण हो या परिरक्षण। एसिटिलीन में प्रोटॉनों की स्थिति इस प्रकार की है कि वे प्रेरित चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा ढक जाते हैं अर्थात परिरक्षित हो जाते हैं। अतः एसिटिलीन में या 1 एल्काइने उच्च क्षेत्र में सिग्नल को दर्शाती है। पहले ही बताया मैंने आपको कि परिरक्षण की स्थिति, शील्डिंग की स्थिति में हमें स्पेक्ट्रम कहाँ प्राप्त हो रहा है, हाई फील्ड में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एसिटिलीन क्या है या एल्काइंस जो है वो क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के रूप में है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की द्वारा ढक जाते हैं, मतलब उनके उस रास्ते में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग हो रही है और हमें स्पेक्ट्रम हाई फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। इसके विपरीत जो एल्डिहाइड्स है या एरोमेटिक कंपाउंड्स है जैसे बेंजीन, उनमें क्या हो रहा है, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्षेत्र से बाहर रहती है अर्थात वो डी शील्ड हो जाते हैं। उस स्थिति में हमें स्पेक्ट्रम यहाँ पर डाउन फील्ड या निम्न क्षेत्र में यहाँ पे सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि एल्कीन एल्काइनो के प्रोटॉनों की तुलना की जाए तो sp3 sp2 sp कार्बन परमाणुओं की बढ़ती हुई विद्युत ऋणता के अनुसार इसका अवशोषण उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों में जो कार्बन एटम्स है उसमें जो उसका जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है वो लो फील्ड से वहाँ पे अप फील्ड की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरह की रीजन्स को देखते हुए कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो आप रीजन को ढंग से पढ़िए, समझिए और आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप कोई कंपाउंड लो फील्ड में कब अब्जॉर्प्शन करेगा और हाई फील्ड में कब अब्जॉर्प्शन करेगा उसका रीजन आप अच्छे से दे सकते हो। थैंक्स।